बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कैपेसिटेंस में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या होती है। बेलनाकार संधारित्र या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। यह ऑप्शनल है, बोर्ड के कोर्स में नहीं है, आईआईटी के कोर्स में है, लेकिन हम इसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। एक ए त्रिज्या का बेलन है। ये ठोस या खोखला दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसके बाहर है वो समाक्षीय है, कोएक्सियल है, और वो बी त्रिज्या का है, खोखला है। और ये दोनों बेलन काफ़ी लेंदी हैं, काफ़ी लंबे हैं। तो गौर करें, अंदर वाले की त्रिज्या ए है, बाहर वाले की त्रिज्या बी है। बाहर वाले का बाहरी सरफेस ग्राउंडेड है, यानी कि बाहर वाले का विभव 0 है। अब हम भीतर वाले को आवेश दे रहे हैं। हमने L लंबाई पर Q आवेश दिया है। तो सामने वाले पर, मतलब बाहर वाले पर, इंडक्शन से -Q आवेश उत्पन्न होगा L लंबाई पर। यहाँ पर अगर +Q दोगे तो यहाँ -Q उत्पन्न होगा, क्योंकि जो भीतर वाला सिलेंडर है इसकी फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली फैलेंगी, त्रिज्य दिशा में, बेलन की त्रिज्या की दिशा में ऐसे फैलेंगी, और वो बाहर वाले चालक सिलेंडर के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींचेंगी। बाहर वाले सतह पे +Q आवेश आएगा तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से आकर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि बाहरी सतह पर कोई आवेश नहीं होगा। अगर हम अक्ष से r दूरी पर इन दोनों बेलनों के मध्य r दूरी पर कोई बिंदु P लें, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं λ/2πε0 r। ये हम गॉस की प्रमेय से बता चुके हैं। तो अगर अनंत लंबाई का चालक तार हो तो जो r दूरी पर उसकी फील्ड होती है वही बेलन की भी होती है, बेलन के बाहर। लैम्डा की जगह Q/L लिख सकते हैं, तो 2πε0 Lr, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इंटीग्रेट कर दें भीतर वाले बेलन की सतह से बाहर वाले बेलन की सतह तक, यानी कि A दूरी से B दूरी तक, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दें A से B दूरी तक, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा भीतर वाले और बाहर वाले के बीच में, विभवांतर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर भीतर वाले और बाहर वाले का 0 है, इसका V मैंने मान लिया है, तो V-0 यानी कि V। EP की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर पुट कर दें, तो Q/2πε0 L ये बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा dr/r, लिमिट A से B होगी, और लिमिट हम जब लगाएंगे A से B इंटीग्रेट करने के बाद, तो dr/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, log r, इंटीग्रल dx/x log x होता है। तो dr/r इंटीग्रल की वैल्यू log r आएगी, और जब A से B लिमिट आप लगाओगे तो log b माइनस log a आएगा, और log m माइनस log m बटे n होता है, तो log b बटे a इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू log b बटे a आ जाएगी। तो विभवांतर आ गया Q/2πε0 ln मीन्स e बेस वाला log, इंटीग्रेट करने पर e बेस वाला log आता है। ln लिखते हैं या log a b, log बेस e लिखो, चाहे ऐसे लिखो log e बेस, तो चाहे ln लिखो, मैं ln लिख देता हूँ, नेचुरल log, तो ln b बटे a। ये विभवांतर आ गया। अब धारिता, अतः धारिता, हेंस कैपेसिटेंस, अतः विद्युत धारिता। बेलनाकार संधारित्र की धारिता C = Q/V। जब V का ये मान यहाँ पुट करोगे तो Q कटेगा
और सी का मान निकलेगा 2πε0 पलट के ऊपर जाएगा अपान ln, यहाँ l छूट गया है, l लिख लीजिएगा, तो 2πε0 l अपान ln b बटे a। ये धारिता का सूत्र आ गया l लंबाई वाले सिलेंडर के लिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए मतलब। तो अगर l से विभाजित कर लो तो c बाई एल यानी कि एकांक लंबाई के संधारित्र की धारिता 2πε0 अपान log b बटे a आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इस बेलनाकार संधारित्र के भीतर वाले बेलन को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण बाहर वाले के भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश आ गया है और एक संधारित्र बन गया है बेलनाकार, जिसकी धारिता ये आ गई है। फील्ड विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र सिर्फ ए से बी के गैप में होगा और ना बाहर होगा ना भीतर वाले सिलेंडर के भीतर होगा। भीतर वाले सिलेंडर के भीतर भी नहीं होगा, बाहर वाले सिलेंडर के बाहर अनंत तक भी नहीं होगा। सिर्फ विद्युत क्षेत्र होगा ए से बी के गैप में और वो होगा सिर्फ भीतर वाले बेलन के कारण। तो आपको आवेश समझ में आ गया है, धारिता समझ में आ गई है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या है समझ में आ गया है। तो ये बेलनाकार संधारित्र की चर्चा हो गई। अब हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात थोड़ी सी करेंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच फील्ड होती है और उसमें ऊर्जा संचित होती है, संचित रहती है। यानी कि संधारित्र में संचित ऊर्जा निकाल के दिखा रहे हैं आपको। वैसे तो निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं। ये तरीका मैंने डेवलप किया है और इसी टाइप का तरीका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट उसमें इस प्लेट से इस प्लेट तक छोटे छोटे आवेश डेल्टा क्यू ले जाए गए हैं। मेरा मानना यह है कि हम ये मान सकते हैं कि दोनों प्लेट आपस में कांटेक्ट में थी शुरुआत में, और उसके बाद हमने इन दोनों प्लेटों को पृथक किया तो शुरू से ही इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश और इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश आ गया। दोनों प्लेटों को पृथक कर रहे हैं एक दूसरे के आकर्षण बल के विरुद्ध। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच आकर्षण बल क्या है। तो एफ आकर्षण, प्लेटों के बीच एफ आकर्षण, ये फार्मूला भी अलग से डेरिवेशन इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आकर्षण बल इन दोनों प्लेटों के बीच क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी x है। फर्स्ट प्लेट की फील्ड, इस प्लेट की फील्ड, लेफ्ट वाली प्लेट की फील्ड सेकेंड वाली प्लेट को अट्रैक्ट कर रही है। तो फील्ड लिखें हम बाएं वाले प्लेट की और आवेश लिखें दाएं वाले प्लेट का। तो E1 को माइनस क्यू से गुणा करें, ये आकर्षण बल होना चाहिए, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस चिन्ह आकर्षण बल को शो कर रहा है। E1 फर्स्ट प्लेट की फील्ड है और फर्स्ट प्लेट की फील्ड एक सिंगल प्लेट की फील्ड Q/2ε0A होती है। इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, इसकी वजह से फील्ड राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों साइड इतनी होगी Q/2ε0A इंटू क्यू। तो ये आ गया माइनस Q²/2ε0A। ये आकर्षण बल का सूत्र आ गया। यदि किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश हैं क्रमशः, तो उनके प्लेटों के बीच आकर्षण बल इतना होगा। अब गौर कीजिएगा, मैंने ये माना है कि शुरुआत में दोनों प्लेट कांटेक्ट में थी, उसके बाद मैंने इनको दूर किया और कितना दूर किया, फाइनली x को बढ़ाते हुए d के बराबर कर दिया, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी d मेंटेन कर दी। ठीक है, तो दोनों प्लेटों पर आवेश समान है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि दोनों पर आवेश जितना भी है सेम बना रहेगा। हम प्लेटों को दूर ले जा रहे हैं, कांस्टेंट है इनके ऊपर चार्जेस, नियत है चार्जेस, आवेश नहीं नियत है, और एक दूसरे के आकर्षण, इस आकर्षण बल के विरुद्ध बाहर से बल लगा करके, बाह्य बल लगा करके हम ले जा रहे हैं। तो बाह्य बल कितना लगाएंगे, इस आकर्षण बल के बराबर, न्यूमेरिकली इक्वल। बाह्य बल आकर्षण बल के बराबर होगा, लेकिन बाहर की ओर होगा। तो बाह्य बल हम लगा करके इन दोनों प्लेटों को पृथक कर रहे हैं, और पृथक करने में कार्य कितना करेंगे ये जरा देखें। तो कृत कार्य, चूंकि Q कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आकर्षण बल है, यानी कि हमें बाहर की ओर एक नियत बल लगाना पड़ेगा।
और चूंकि बल नियत है तो बाह्य बल इंटू विस्थापन, और विस्थापन हमें देना है d। तो नियत बल लगाकर, चूंकि नियत बल लगा करके हम विस्थापन d प्रदान कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा नियत बल को विस्थापन से गुणा कर दे। बाह्य बल और विस्थापन समान दिशा में है, इसलिए यहाँ डॉट गुणनफल में cos 0 आएगा, जो कि लिखना चाहे लिख लीजिए समझने के लिए। तो F का परिमाण, D का परिमाण और cos 0, ये कृत कार्य है संधारित्र को बनाने में। संधारित्र को बनाने में यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू वाली लिए दोनों प्लेट पहले कांटेक्ट में थी तो दोनों न्यूट्रलाइज थी, कोई आवेश नहीं था। फिर हमने इनको पृथक किया तो मान लिया कि इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश है, और दोनों को मैंने पृथक कर दिया इस आकर्षण बल के विरुद्ध। तो कृत कार्य जो निकलेगा ये कृत कार्य ही संचित ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों प्लेट के बीच जो फील्ड डेवलप होगी, और अब जो नेट फील्ड है दोनों प्लेटों के बीच, नेट फील्ड वो दोनों प्लेटों की फील्ड का योग है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का योग है। तो ये जो फील्ड दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न हो रही है, दोनों प्लेटों की फील्ड जोड़ करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट, इतनी फील्ड पैदा हो जाएगी दोनों प्लेटों के बीच, और इस फील्ड में ये एनर्जी संचित हो जाएगी, इस फील्ड में ये एनर्जी संचित हो जाएगी। तो F का मान लिख दीजिए। बाह्य बल प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा क्योंकि बाहर की ओर लग रहा है, तो क्यू स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। डी को अगर हम एप्सिलॉन नॉट ए के बटे में ले जाएं तो क्यू स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए के बटे में डी ले जाओ तो वो सी बन जाएगा, कैपेसिटी बन जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये धारिता बन जाएगी। अब अगर Q की जगह CV लिखो तो फार्मूला हाफ CV स्क्वायर बन जाएगा, और अगर Q की C की जगह Q बटे V लिखो तो फार्मूला हाफ QV बन जाएगा। 3 फार्मूले हैं, गौर कीजिएगा यही 3 फार्मूले चालक के, आवेशित चालक के लिए भी थे, आवेशित चालक की फील्ड में संचित ऊर्जा के लिए भी यही सूत्र थे। यहाँ पर Q जो है संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश है, C संधारित्र की धारिता है, चालक वाले में कोई चालक पर आवेश था, चालक की धारिता थी। ये V जो है दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर है, वहां पर V जो था चालक का विभव था। तो गौर कीजिएगा ये वाला पहला फार्मूला तब लगता है जब Q कांस्टेंट हो, यानी कि बैटरी हटा दी गई हो, चार्जिंग बैटरी को चार्ज कर द्वारा कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी हटा दी गई हो। ये फार्मूला तब लगता है जब Q कांस्टेंट हो यानी कि बैटरी हटा दी जाए। ये फार्मूला हाफ CV स्क्वायर तब लगता है जबकि बैटरी कनेक्टेड रहे। बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगी तो वो आवेश को भले ही बढ़ाना या घटाना पड़े लेकिन वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखेगी। तो जब V कांस्टेंट हो तब ये फार्मूला लगता है हाफ CV स्क्वायर, और जब Q कांस्टेंट हो तो ये फार्मूला लगता है, यानी कि ये फार्मूला सीरीज में लगता है और ये फार्मूला पैरेलल में लगता है। पूरी बात समझ में आ गई होगी। ग्राफ अगर आप खींचना चाहो तो ग्राफ खींच सकते हो, Q और V के बीच आवेश और विद्युत विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर के बीच जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, प्लेटों के बीच का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, आवेश बढ़ता जाएगा, या ये कह सकते हो आवेश प्लेटों पे बढ़ाते जाओगे, विद्युत विभवांतर बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस ट्रायंगुलर एरिया का ग्राफ हाफ QV होगा। ये चालक वाले में बता चुके हैं, यानी कि QV ग्राफ का जो ट्रायंगुलर एरिया है, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल है, वही संचित ऊर्जा के मान के बराबर है। पूरी बात समझ आ गई होगी। थैंक यू।